हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों को जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है आज आपका। ठीक है, देखिए इसकी खास बात ये है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं। हम लोग भाग ए में आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या देखा है। देखिए, आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय, सतत विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जिसमें प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र और टर्शरी क्षेत्र आते हैं। फिर हमने देखा है राजकोषीय नीति एवं राजस्व, निवेशन, मुद्रा एवं बैंकिंग। भाग बी में हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था मानव विकास, रोजगार, बेरोजगारी तथा कल्याणकारी योजनाएं। मैंने आपको बताया था कि योजनाएं से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए क्या देखा था, गरीबी, जो कि बहुत ही आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर हमने भाग सी में देखा था वैदेशिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने देखा था व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख वैश्विक सूचकांक एवं रैंकिंग। हमने भी बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन जरूर बनता है 1 नंबर के, और रैंकिंग से और इंडेक्स से जरूर क्वेश्चन 1 नंबर के आ जाते हैं। कभी कभी 2 से 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे भाग डी। भाग डी क्या है? जनसांख्यिकी। देखिए, मैं एक पूरा लेक्चर लाऊंगी जिसमें पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि क्या हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा ही हो। ठीक है, आज का जो मेरा लेक्चर है अर्थव्यवस्था का, ये लास्ट है, इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ओके। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएं। आप लोग देख रहे हैं कि इसकी एकदम पतली बुकलेट है जिसमें 72 पेजेस हैं। ठीक है, 72 पेजेस हैं। देखिएगा, आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो इसको आप रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। किस पे? रिवीजन के तौर पर आप इसको जरूर लीजिएगा। तो आप खुद देखेंगे कि इसका बेनिफिट कितना है और आप देखेंगे कि आपको याद रखने में कितनी आसानी होती है। ठीक है, आप देखिएगा कि जो मेरा लेक्चर है आप पूरा 1.5 में आप देखेंगे तो कम से कम आपको 8 से 9 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 8 से 9 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। बहुत कम वीडियो हैं जो थोड़ा सा बड़े बन चुके हैं, लेकिन मोस्टली वीडियो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। इसीलिए बनाए हैं ताकि आप आसानी से पढ़ते जाएं। ठीक है, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक कोटेशन से। आइए स्टार्ट करते हैं ये कोटेशन से। ये कोटेशन किनकी है? स्वामी विवेकानंद जी की हैं। आइए देखते हैं क्या है इनके अनुसार। देखिए, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं या कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो आपको पहले अपने ऊपर खुद भरोसा रखना है कि ये एग्ज़ाम जो है, ये चीज़ ये मेरे लिए ही बनी है, कोई और दूसरे के लिए नहीं। तो जब आप इस भरोसे के साथ उतरते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी ही सफलता पा लेंगे। ठीक है, सफलता के रास्ते में आप चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही बना है, ये एग्ज़ाम मुझे आसानी से क्रैक कर लूँगी मैं, तो आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में इमेजिन करने लगते हैं। और जब इमेजिन करने लगते हैं, मान लीजिए आपने सोचा है मुझे ऑफिसर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मुझे बस इस साल पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट ईयर मुझे क्या देखना है अपने आप को, ऑफिसर के रूप में, तो आप अपने आप को वैसे ही इमेजिन करने लगते हैं। जब आप वैसे ही इमेजिन करने लगेंगे तो जो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा और जो आपका मोटिवेशन रहेगा वो एक उभर कर सामने आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब आप देखेंगे तो देखिए, अभी क्या है, आपको जो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है वो बाहर ही से पड़ता है। लेकिन जब आप सोच लेंगे कि मुझे ये बनना है और अगले साल मुझे इस जगह दिखना है, इस जगह पे दिखना है, तो आप क्या करेंगे, उस फील्ड में आप बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है वहाँ पे आप अपना 100% देंगे। ठीक है, 100% देंगे। जब आप किसी चीज़ में 100% देते हैं तो आपका रिजल्ट भी 100% ही होता है। देखिए, अगर आप असफल होते हैं या आपकी हार होती है तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें कमी की है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको कर देखिए। आप अभी तक जितने एग्जाम में फेलियर पाए हुए हैं, जरूर उसमें आपने कुछ ना कुछ कमी की होगी। आपने अपना पूरा 100% नहीं दिया होगा, तभी आपको उसमें असफलता मिली है। तो सफल होने के लिए क्या है, आप एकाग्रचित होकर देखिए। कुछ ही महीने आप तैयारी कर लीजिए, फिर आप देखिए आपको वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। मीन्स आपको जो ड्रीम है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, सबसे पहले आपको सफलता के रास्ते में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। मीन्स अपना जो आत्मविश्वास है उसे मजबूत होने देना है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, यानी मीन जो अपने से मोटिवेशन आता है, वो लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन जो हम लोगों के द्वारा या मोटिवेशनल चैनल्स होते हैं उनके द्वारा आप सुनेंगे तो कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। बहुत अगर मान लो तो आपसे 2 से 3 दिन तक रह सकता है। ठीक है, लेकिन जो अंदर से मोटिवेशन आएगा वो आपके लिए हमेशा रहेगा। फिर आपसे सक्सेस होने से कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और फिर आप देखिएगा आप कैसे नहीं सफल होते हैं। ठीक,
आप ये सब चीज़ कर देखिए। अगर आप मान लीजिए आप कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं और आपको अपने को भरोसा नहीं है कि मैंने कपड़े कैसे पहन के रखा है, तो अगर आपने कितने ही महंगे कपड़े क्यों ना पहने हो, तो वहाँ पे आप अपने आप को कंफर्ट नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आपने कम कॉस्टली कपड़े भी पहने हैं और अपने आप को वहाँ पे आपको अपने पर भरोसा है, ये है कि मैंने जो भी पहना है या पहनी है बहुत अच्छा है, तो आप क्या पाएंगे कि वहाँ पे आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आप कुछ भी करिए, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता, कोई भी जॉब छोटी है बड़ी नहीं होती, आप कुछ भी करिए तो भरोसे साथ करिए। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ करिए, तभी आप देखेंगे बहुत अच्छे से जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। आइए देखते हैं, तो जो मेरा कोटेशन है इसी बेस्ड पे है। देखिए क्या है, हम क्या हैं यह हमारा आत्मविश्वास बताता है, और हम क्या कर सकते हैं यह हमारा आत्मबल और मेहनत कर दिखाता है। ठीक है, हम क्या हैं यह हमारा आत्मविश्वास बताता है, और हम क्या कर सकते हैं मतलब करके आप देखिए, यह हमारा आत्मबल और मेहनत करके दिखा देता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारा भाग डी, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी डेमोग्राफी। ठीक है, जनसांख्यिकी डेमोग्राफी। देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक जरूर देखकर जाइए, डेमोग्राफी। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या क्या है, और हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, प्रवास किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए क्या है, ये जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी। यह इसका अन्य नाम है जननांकी। क्या अन्य नाम है, जननांकी। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, ग्रीक शब्द से क्या हुई है, डेमोस, ग्रीक शब्द के डेमोस प्लस ग्राफो शब्द से हुई है, जिसमें से डेमोस का अर्थ है क्या है, प्यूपिल या लोगो। डेमोस का अर्थ क्या है, प्यूपिल या लोगो से है, जबकि ग्राफो का अर्थ है लिखना या अंकित करना। क्या है, लिखना या अंकित करना। ठीक है, ये हमारा किसका है जनसांख्यिकी जो है वो ग्रीक भाषा के डेमो और ग्राफो शब्द है। डेमोस का अर्थ है लोगो यानी प्यूपिल से, ग्राफो का अर्थ है लिखना या अंकित करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या। क्या देखेंगे, जनसंख्या। देखिए जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या हमारी चेंजेबल है, मीन्स परिवर्तनशील है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। देखिए कैसे चेंज होता रहता है, ये तो जन्म से या मृत्यु से। ठीक है, या तो जन्म से यानी कि बाई बर्थ, या बर्थ से, मृत्यु से, या प्रवास से। प्रवास से मतलब है कि यहाँ के कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे। ठीक है, इससे हमारे जनसंख्या में परिवर्तन होती रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए जनसंख्या परिवर्तनशील होती है, इसकी संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन तीनों प्रक्रियाओं कौन कौन से हैं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि जन्म, मृत्यु या प्रवासी के आपसी संयोजन के प्रभाव से होता है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, देखिए क्या अर्थ है, किसी विशेष समय या अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, यानी क्या है कि हम ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल का मेजरमेंट लेंगे, हम टोटल लेंगे 10 साल का मेजरमेंट हम लोग लेंगे 10 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, कि किसी देश या राज्य में कितने लोग रहते हैं या उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि का ये अर्थ है। ठीक है, यह जो परिवर्तन है कभी पॉजिटिव हो सकता है, कहीं कहीं जनसंख्या बढ़ जाती है और कहीं कहीं निगेटिव भी पाई जाती है। ठीक है, यानी यह परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर क्या होते हैं, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, अर्थात जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। क्या है, जन्म दर बर्थ और मृत्यु डेथ, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच जो संख्या का अंतर होता है ये एक प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं जन्म दर। जन्म दर क्या है, एक वर्ष में प्रति हजार, एक वर्ष में 1 ईयर में, याद रखिएगा 1 ईयर में 1000, याद रखिएगा। देखिए ये सब थोड़ा सा आसान हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली आप पाएंगे 1000 पाएंगे। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में 1000 की हम लोग तुलना करेंगे, जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मान लीजिए हम लोग डेटा क्या रखते हैं, हम लोग मानक मानते हैं 1000 में कितने जन्म होते हैं, 1000 मान लो 800 जन्म हुए तो हमारे क्या हुए, ये मान लेंगे जन्म दर या बर्थ रेट मान लेंगे। समझ में आया आपको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट मृत्यु दर या डेथ रेट, वही है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में। ठीक है, 1000 में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली कितनी संख्या, मान लीजिए मरने वाली संख्या 500 है तो हमारा क्या बोलेंगे, इसी संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब नोट देखिए क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। क्या कारण है,
जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि तभी होगा कि जन्म दर यानी बर्थ रेट तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो डेथ रेट होगा वो हमारा डिक्रीज होगा, तभी तो संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या क्या हो रही है? तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मृत्यु दर में गिरावट आ रही है तीव्र, और जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसीलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब हम देखेंगे प्रवास। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रवास। देखिए, प्रवास को इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रवास। या लोग जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं वहाँ पे, या वहाँ पे किसी की फैमिली रह रही है तो वहाँ पे लोग जाके रहने लगते हैं। ठीक है, तो प्रवास किसी भी तरीके का हो सकता है। या तो प्रवास अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, या अपने देश से दूसरे देश में जाके रहने लगते हैं। ठीक है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवास या माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के हैं लोग, कुछ लोग जाने लगते हैं कनाडा, तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या हुआ? तो ये भी एक प्रकार का हमारा प्रवास ही हुआ। ठीक है, अगर कोई यूपी के लोग हैं या यूपी के लड़के हैं, वो अगर जाने लगे, कहाँ पे जाने लगे? वो अगर हमारे गए हैं मध्य प्रदेश में, तो भी हमारा क्या कहलाएगा? प्रवास ही कहलाएगा। ठीक है, तो प्रवास का मतलब क्या है? आइए सीधे तौर पर हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, ठीक है, वो कहलाता है प्रवास। और अगर वो प्रवास एक ही देश के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवास। और अगर होते हैं दो देशों के मध्य, मान लीजिए आपने इंडिया से जाकर आपने रसिया में रहना शुरू किया या रसिया चले गए, ठीक है, तो ये कहलाता है राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि दो देशों के मध्य का प्रवास कहलाता है। ठीक है, ओके। देखिए आइए देखते हैं। देखिए लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक मीन्स क्या होते हैं? देश के भीतर, या अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होते हैं? देशों के मध्य हो सकता है। ठीक है, दो देशों के मध्य हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखिए क्या है। देखिए, जनसंख्या के वृद्धि के प्रमुख सिद्धांत क्या है? ठीक है, प्रमुख सिद्धांत क्या है? देखिए, हम लोग सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? हम लोग देखेंगे माल्थस का क्या देखेंगे? माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इनका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या की संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एक एक क्या है। देखिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? देखिए क्या है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यामितीय दर से है। ज्यामितीय दर मतलब क्या है? 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, और हम खाद्यान्न वृद्धि से भी होता है जनसंख्या का क्या है? अंकगणितीय दर से। अंकगणितीय दर मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, तो जो ये होता है ये अंकगणितीय माध्यम से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इसके हमारे परिणाम क्या निकलते हैं? देखिए, इसका जो परिणाम निकलते हैं, क्या निकलते हैं? जनसंख्या और संसाधन में असंतुलन हो जाता है। क्या हो जाते हैं? असंतुलन हो सके हैं। असंतुलन नियंत्रण के उपाय अब हम लोग देखेंगे क्या हो जाता है। इसके जो परिणाम है, क्या परिणाम इसके जो रिजल्ट है क्या है? जनसंख्या और संसाधन में असंतुलन होते हैं। असंतुलन नियंत्रण के अब हम लोग इसके उपाय देखेंगे। 2 उपाय हैं जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक या नैसर्गिक प्रतिबंध। ठीक है, ये नैतिक या निवारण प्रतिबंध। नैतिक मतलब क्या है? देखेंगे संयमित जीवन, क्या है? संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य, विवाह न करना या देर से विवाह करना आदि, ये नैतिक प्रतिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक मतलब क्या होते हैं? अकाल, भूखमरी, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, महामारियां, युद्ध आदि। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक प्रतिबंध। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? देखिए, नैतिक प्रतिबंध को, कौन से प्रतिबंध को सही माना गया? नैतिक प्रतिबंध हमने अभी क्या पढ़ा है? नैतिक प्रतिबंध में हमने अभी पढ़ा है संयमित जीवन। क्या पढ़ा है? संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य या विवाह देर से करना आदि। ठीक है, तो नैतिक प्रतिबंध को माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु सही उपाय माना है कि जनसंख्या कंट्रोल रहे। ठीक है, तो उसको क्या माना है? नैतिक प्रतिबंध माना है। देखिए, माल्थस से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, ये माल्थस का स्टेटमेंट बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए, कृत्रिम साधनों से अवरोधों को माल्थस ने अधर्म और पाप माना है। कृत्रिम साधनों से, यानी जो कृत्रिम साधनों से जो अवरोध है जनसंख्या नियंत्रण करने का, उसको माल्थस ने क्या माना है? अधर्म, विशेष एंड पाप, सिंस माना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये देखिए ग्राफ है हमारा, ये हमारा माल्थस का ग्राफ है। देखिए क्या है इनका। देखिए, इनका जो हमारा है माल्थस के अकॉर्डिंग क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, क्या है? देखिए, औसत उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय, और यहाँ पे है जनसंख्या का आकार। अनुकूलतम क्या हुआ? बढ़ता लाभ और घटता लाभ के जो बीच में जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, यहाँ अल्प जनसंख्या, ठीक है, अल्प जनसंख्या, और यहाँ पे क्या है? जनाधिक्य या अति जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पे घटता लाभ है। देखिए, इसका जो फार्मूला है, क्या है फार्मूला? m = a - o/o,
देखें जो हमारा एम क्या है, एम जो हमारा क्या है, असंतुलन की मात्रा। हम असंतुलन की मात्रा, ये क्या है, असंतुलन की मात्रा, या हम इसको हम बोलेंगे माल एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, माल एडजस्टमेंट, असंतुलन की मात्रा। ए हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पॉपुलेशन, ए को क्या बोलेंगे, वास्तविक जनसंख्या या एक्चुअल पॉपुलेशन। ओ क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओ क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओ क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ए क्या बोलेंगे, एक्चुअल पॉपुलेशन, एम क्या बोलेंगे, माल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको जरूर बताऊँ। ठीक है, अभी तक आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना देखिए कि जनसंख्या वृद्धि ये जो होती है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप जन्म दर याद रखिएगा, मृत्यु दर याद रखिएगा। ठीक है, एक बार आप माल्थस ये देख लीजिएगा, जो माल्थस ने का जो सिद्धांत है ये माल्थस ने जनसंख्या पर दिया है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात माइग्रेशन यानी प्रवास के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, देखिए जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण का इसका सिद्धांत क्या है। देखिए इसके 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं इसके, 4 स्टेज हैं, जिसमें हमारे प्रथम या फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या आ जाएगा, प्रथम अवस्था में हमारा क्या आ जाएगा, उच्च जन्म दर मतलब बर्थ रेट जो होगा वो हाई होगा, और उच्च मृत्यु रेट यानी कि डेथ रेट भी हमारा हाई रहेगा। तो ये प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था की हम बात करें या सेकेंड स्टेज की बात करें तो इसमें क्या है, बर्थ रेट जो है वो हाई होता है और डेथ रेट होता है, यानी मरने वालों की संख्या जो होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। यानी क्या है, देखिए पैदा तो ज़्यादा लोग होंगे, यानी जन्म तो ज़्यादा लोग होंगे, मरेंगे कम, तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। विकासशील देशों की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, निम्न जन्म दर यानी कि जन्म दर भी यानी बर्थ रेट भी हमारा लो है और डेथ रेट भी हमारा लो है। तो छोटा परिवार, शिक्षित परिवार, मरने वाले की भी संख्या कम है और पैदा होने वाले की भी संख्या कम है, इसको बोलते हैं छोटा परिवार, स्मॉल फैमिली। और शिक्षित समाज, देखिए जब क्या होगा, जब किसी की फैमिली में लोग कम रहेंगे, जनसंख्या अगर पॉपुलेशन कम रहेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे और क्या अच्छे से उनकी परवरिश कर पाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो समाज होगा आने वाले कालों में वो शिक्षित है, ये एजुकेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चतुर्थ स्टेज या फोर्थ स्टेज, इसको बोलते हैं स्थिर अवस्था। इसमें क्या होते हैं, जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। यह विकसित देशों की विशेषता है। ठीक है, विकासशील देशों की विशेषता क्या है, जन्म ज़्यादा लेते हैं, मरने की संख्या कम होती है। ठीक है, लेकिन जो विकसित देशों की विशेषताएं हैं याद रखिएगा, उनकी क्या होती है, उनमें जो हमारा होता है यह जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। मीन्स क्या है, एक बैलेंस में काम होता है, यह एक बैलेंस वे है। ठीक है, विकसित देशों की विशेषताएं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जनसंख्या का संक्रमण काल क्या है। संक्रमण काल देखिए, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ये मोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हम देखेंगे प्रथम अवस्था क्या है। देखिए जो प्रथम स्टेज है इसमें देखिए क्या है, प्रथम स्टेज जो स्टार्ट होती है 1901 से 1921 तक, जो प्रथम स्टेज है वो वर्ष 1901 से 1921 तक। इसमें क्या होते हैं, देश में जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। क्या हुई है, जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो स्लो स्पीड में हुई है। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। द्वितीय स्टेज की अगर हम बात करें तो द्वितीय स्टेज स्टार्ट होता है वर्ष 1921 से वर्ष 1951 तक में। इसमें क्या होता है, देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही, मतलब क्या है, इसमें बढ़ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे तृतीय अवस्था की बात करें तो हम वर्ष 1951 से वर्ष 1981 तक। इसमें क्या हुआ है, देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई है। क्या है, देखिए आप बस इतना याद रखिए, जो 1951 के बाद जो जनसंख्या है तेजी से इसमें वृद्धि रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्थ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं 1981 से 2011 तक की बात हम करते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, इसमें क्या है, जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, किंतु वृद्धि दर में गिरावट का भी रूप जारी रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि वृद्धि के साथ भी जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसके साथ भी हमारा क्या हुआ, गिरावट भी जारी रहा है। ठीक है, देखिए प्रथम अवस्था में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अब हम बात करेंगे प्रथम अवस्था की। देखिए प्रथम अवस्था मतलब क्या है, 1901 से 1921 के बीच में अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो कारण है उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर भी रहा। क्या रहा, देखिए जन्म दर भी तो उच्च होता गया और मृत्यु दर भी उच्च होता रहा। इसमें क्या हुआ, देश में भीषण अकाल व महामारी के चलते जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर की प्रवृत्ति थी। देखिए मरे क्यों, या मृत्यु दर क्यों हाई रहा, क्योंकि उस समय क्या है, अकाल पड़ गया है। उस समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया और महामारी मतलब कोई बीमारी आ गई जिसके चलते कई लोग मर गए। ठीक है, तो हाई हमारा डेथ रेट भी रहा है। अब हम देखेंगे द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था की हमने अभी बात किया था, क्या हुआ, इसमें क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण हो गई है। 2021 तक नॉर्मल था, स्थिर था मान लीजिए, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन 2021 से 51 में हमारा क्या हुआ, जो अकाल थी,
और महामारियां हैं, इस पे हम लोगों ने प्लान बना लिया, ये कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आई थी। इससे मृत्यु दर घटी, किंतु जन्म दर में भी कोई कमी नहीं हुई, जन्म दर भी बढ़ता रहा। इसलिए वर्ष 1921 को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? 2021 को कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें डेथ रेट जो था उसमें कमी पाई गई, लेकिन बर्थ रेट वैसे ही रहा, ठीक, उसमें कोई कमी नहीं हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था की जो हमारी अवधि इतना तक है, 1951 से 1981 तक है। इसमें क्या हुआ? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या हुआ? तीव्र वृद्धि का कारण इस अवधि में मृत्यु दर का लगातार घटते जाना, जो डेथ रेट है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और जन्म दर में लगभग स्थिरता की स्थिति बने रहना, जन्म दर आपकी वैसे ही बढ़ती रही, यानी कि उसी तरह रही स्थिरता। अब हम देखेंगे चतुर्थ स्टेज, जो कि 1981 से 2011 के बीच था। इसका जो प्रमुख कारण क्या है? लोगों में छोटे परिवार की अवधारणा आ गई। मतलब क्या है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लोग ऐसे अब बोलने लगे हैं। होने से जन्म दर में आई मामूली गिरावट, यानी जन्म दर पहले से कुछ कम हुई, जन्म दर पहले से कुछ। आइए कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई। क्या आई? जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 15 नवंबर 2022 को विश्व जनसंख्या कितनी थी? 8 बिलियन। क्या थी? 8 बिलियन थी। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियां कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए, कई बार पूछा गया है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ है? अभी मैं देखा उत्तर प्रदेश में। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ है? अगर हम जनजातियों की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। देखिए आइए देखते हैं नोट क्या है। देखिए नोट में क्या है? परंपरावादी, क्या है? परंपरावादी अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो इंग्लैंड के हैं, इनके द्वारा 1798 में सर्वप्रथम जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध, कौन सा निबंध है? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा है? रॉबर्ट माल्थस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए जनगणना। देखिए जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि आपके लिए अलग सा बना दो, लेकिन कोई नहीं, ये पूरी ई दृष्टि ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी ही पढ़ना है, ठीक है। तो जनगणना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे जरूर क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए जो प्राचीन काल में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य और प्लूटोमी द्वारा रचित ग्रंथों में भी शामिल है, ठीक है, प्रमुख ग्रंथों से भी शामिल है। यानी कि जनगणना का जो प्रारंभ है ये कब से प्रारंभ है? कौटिल्य और प्लूटोमी द्वारा रचित ग्रंथों में भी मिलता है जानकारी, आप ऐसे इसको देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए मुगल काल का क्या देखते हैं? मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबुल फजल द्वारा रचना, अबुल फजल की क्या पूछ लिया जाता है? कभी कभी रचना भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी रचना क्या नाम क्या है? आईन-ए-अकबरी। क्या नाम है? आईन-ए-अकबरी, याद रखिएगा। तो इसमें भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब क्या है? ये बहुत पहले से चला आ रहा है जनगणना होने का प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण हमने किसके देखा? कौटिल्य और प्लूटोमी द्वारा रचित ग्रंथों में भी, और मुगल काल में जो जनगणना का उल्लेख अबुल फजल की जो रचना है आईन-ए-अकबरी में भी मिलता है। लेकिन जो आधुनिक प्रणाली, मतलब जो आज के में जनगणना हो रही है, उसका जो श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब जाता है? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में जाता है, 1872 में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जनगणना का क्रमवार आकलन। देखिए स्टार्ट कब हुआ है? 1872 में, लेकिन अब वो लगातार चलता आ रहा है लॉर्ड रिपन के कॉल में। कई बार पूछा गया है ये पॉइंट कि जो स्टार्ट आधुनिक सिस्टम में या आधुनिक प्रणाली में जो शुरुआत किया है जनगणना का, इसका जो श्रेय जाता है मेयो का, लॉर्ड मेयो का। लेकिन जो जनगणना का क्रमवार जो आकलन करने का जो प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुई है, कब हुई है? लॉर्ड रिपन के काल में। आप याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के काल पे याद रखिएगा 1881 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। वर्तमान तक नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना को संपन्न कराया जा रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना को संपन्न कराया जा रहा है। अब देखिए वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 1872 से लगातार 1872 से लगातार 15वीं, लगातार कितनी है? कौन सी है? 15वीं है। और स्वतंत्र भारत की, यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, कब हुआ है? 1947 में। तो उसके बाद की जनगणना हमारी कितनी है? 7वीं। कौन सी है? 7वीं जनगणना है, ठीक है। 1872 हम लोगों ने मेजरमेंट किया है, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं? जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व इक्वल टू क्या होता है? देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, क्या है? देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, या
अपान देश या स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। क्या है? देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या या देश या स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। इसको अन्य नाम क्या बोलते हैं? मैन लैंड रेशियो। क्या बोलते हैं? मैन लैंड रेशियो। ठीक है, क्योंकि क्या है? जनसंख्या मतलब मैन हो गया, क्षेत्रफल मतलब हो गया लैंड हो गया। जनसंख्या मतलब क्या हो गया? मैन हो गया, और क्षेत्रफल क्या हो गया? लैंड हो गया। तो मैन लैंड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी का पॉपुलेशन हम लोग ऐसे करते हैं कि कितने क्षेत्रफल पे, मान लीजिए इतने क्षेत्रफल पे कितनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है, उसे हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ओके। अब आइए सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। देखिए, मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रही होती हूँ क्योंकि क्या होता है, बार बार आपको सुनने से जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि मेरा टारगेट है आप लोगों को याद कराना 100%। आप यहीं पे याद कर लीजिए, बात के लिए आप कुछ मत छोड़िए, क्योंकि अब एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं अब लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। देखिए, मैंने आपको बताया है ये सब मेजरमेंट के लिए थोड़ा आसान तरीके क्या होते हैं कि आप 1000 पे आप मेजरमेंट लीजिए, 1000 पे मेजरमेंट लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 1000 बॉयज में या 1000 मैन में कितनी लड़कियों की संख्या है, कितनी लड़कियों की संख्या है, इसे ही हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। देखिए, हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या है? इस लिंगानुपात इक्वल टू स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या इंटू 1000। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए, शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसे बोलते हैं CSR। क्या बोलते हैं? जिसे CSR बोलते हैं। क्या है? देखिए, इसे प्रति 1000 बालकों मतलब 0 से 6 वर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? शिशु। आप पहले इतना याद रखिए, चाइल्ड बोलेंगे, 0 से 6 वर्ष, ठीक है, की तुलना में बालिकाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्या बोलते हैं? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात मैंने बताया है 0 से 6 वर्ष मेजरमेंट करेंगे, तो इसमें भी वही लगेगा, हमारा 1000 लगेगा, 1000 हम लोग मेजरमेंट करेंगे। इसमें बालिकाओं की संख्या कितनी है और बालकों की संख्या कितनी है, तो कौन से एज वाले? 0 से 6 वर्ष के एज वाले काउंट करेंगे, तो आ जाएगा शिशु लिंगानुपात कितनी है। अब आइए हम लोग देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। क्या देखेंगे? दशकीय वृद्धि दर, डिसाइडल ग्रोथ रेट। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट, डिसाइडल नहीं, डिकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, यह 10 वर्षों के मध्य क्या होते हैं? 2001 से 2011 के मध्य जितनी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है प्रतिशत के रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, देखिए क्या कैसे निकालते हैं? दशकीय वृद्धि बराबर क्या है? वर्तमान जनसंख्या और जो अभी है, जो पहली जनसंख्या रही, और अपान कर देंगे पहली जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकालेंगे दशकीय वृद्धि दर। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है दशकीय वृद्धि दर। अब देखेंगे साक्षरता दर या लिटरेसी रेट क्या है? क्या लिटरेसी रेट? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को, कितने साक्षर है उनके प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आप देखिए क्या है? साक्षरों की संख्या कितनी है? 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। कुछ 1000 का मेजरमेंट है, कुछ 100 का मेजरमेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नोट देखिए क्या है नोट? 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो या उसे लिख तथा पढ़ सकता हो, उसे क्या बोलते हैं? साक्षर या लिटरेट कहा जाता है। क्या है? 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति हो गया हो या किसी भाषा को, मान लीजिए हिंदी को वो समझ सकता है और उसे लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो साक्षर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, अथवा किसी भाषा को पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता है, या तो जो ना पढ़ सके और ना ही लिख सके, लेकिन अगर किसी भाषा को पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है तो उसको बोलते हैं निरक्षर या इलिटरेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है? 6 वर्ष अथवा उससे कम आयु के सभी बच्चों को, चाहे वो स्कूल भी जाते हों और कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गए हों, तो उनको निरक्षर कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? 6 वर्ष या उससे, जैसे 6 वर्ष से कम वाले जो बच्चे होते हैं, अगर वो इस समय लिखना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं या कुछ हल्का फुल्का भाषा सीख भी गए हों, तो उनको भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इलिटरेट या निरक्षर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नगरीय क्षेत्र या अर्बन एरिया। नगरीय क्षेत्र या अर्बन एरिया, जनसंख्या 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान, जनसंख्या 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर निगम या छावनी बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी आदि शामिल हो। ठीक है, आदि शामिल हो, ये नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं? क्या क्या पैमाना है? आइए हम लोग देखते हैं। देखो, यानी उसके साथ क्या है? न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। कितनी जनसंख्या हो? 5000 हो। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम प्रतिशत हो 75% कार्यशील हो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ठीक है, गैर कृषि मतलब कृषि ना करे हो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो 75% कार्यशील पुरुष। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कम
कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। कितनी हो? जनसंख्या घनत्व जो है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? अर्बन एरिया, इसको डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो? 500 हो, और कार्य पुरुषों का जो प्रतिशत है वो नॉन एग्रीकल्चरल वो 75% हो, और जनसंख्या जो घनत्व है, इतनी जनसंख्या जो घनत्व है 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो। अब सिटी, शहर क्या है? शहर 1 लाख कितना? 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को सिटी कहा जाता है। सिटी किसको कहे जाएंगे? 1 लाख या उससे अधिक वाले नगरों को सिटी कहा जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा टर्म है, क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इस टर्म के बारे में। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये हमारा भारत की जनगणना जो 2021 के अकॉर्डिंग है। देखिए अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 2021 से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे 2021 आएगा। लेकिन क्या हुआ, अभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 से ही। 2021 तो आएगा ही 2011 के बाद। ठीक है, 21। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग क्या है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है बताइए? 1210.9 मिलियन। कितनी है? 1210.9 मिलियन है। ठीक है, लेकिन अब बढ़ चुकी है। 2021 की बात करें तो हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसमें से हम बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या हमारी कितनी है? 833.7 मिलियन, जिसको हम बोलेंगे 68.9%। क्या बोलेंगे? 68.9%। देखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आया था एक बार एग्जाम आरओ एंड एआरओ में। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो उसमें आप जरूर देखिएगा। तो नगरीय जनसंख्या हमारी कितनी है प्रतिशत में? 31.1%। और अगर हम ऐसे बात करें तो 377.1 मिलियन। ये थोड़ा आंकड़े हैं, आपको याद रखेगा। देखिए मैं इसमें चार्ट के माध्यम से बताऊंगी, कुछ ही है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, अब देखेंगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% रही। कितनी रही है? 17.7% रही है, याद रखिएगा। जिसमें से ग्रामीण कितनी थी? 12.3 और नगरीय थी 31.8%। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कितनी वृद्धि दर हुई? 17.7 है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ हुई? मेघालय में हुई है। आप इसको याद रखिएगा, इसका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना याद हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई है। नगरीय ग्रामीण जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? दमन और दीव में हुई। कहाँ हुई है? दमन और दीव में हुई है। जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकृत पहले है, फिर मिजोरम, तमिलनाडु, केरल हमारा 4th नंबर पे आएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम। अब बस केवल एक याद रखिए। ठीक है, एक हो, और अगर आपको बहुत ही याद करना है तो आप 3 तक जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक। नगरीकृत राज्य कौन है? ये भी सब पूछा गया है, इतने इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन जरूर बने। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो आप बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए जनगणना के आधार पर क्वेश्चन बनाकर लाऊंगी और फिर उसको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने क्या किया कि थ्योरी पढ़ लिया है, बाद में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारा कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात बताया था भी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। 943 है। कितनी है? 943। कितना है? 943 है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा? 382। आप इतना याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। राज्यों में बिहार शीर्ष पर है। बिहार शीर्ष में, यानी दिल्ली में बहुत से लोग रहते हैं एक छोटे से एरिया में, ऐसे इसको समझ सकते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो यहाँ पे बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17 है, यानी कि बहुत से एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, ये कुछ चार्ट हैं, चार्ट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ जनगणना 2011 के संदर्भ में। देखिए आप याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, मैंने आपको बोला है कि आप कम से कम याद रखिएगा 3। ठीक है, 3 याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब क्या है? जनसंख्या वाले राज्य। सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कहाँ हैं? सिक्किम। सबसे कम कहाँ पाई जाती है जनसंख्या? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली। दिल्ली में भी हमने देखा कि जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि जनघनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। आप बस याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली। ठीक है, और राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या वाले कहाँ हैं केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग क्या है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन से हैं? 10 की वृद्धि वाले मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। आप बस इतना याद रखिएगा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर ऐसे आप पढ़ लीजिए कि मान लीजिए कभी आ गया तो आप दिमाग में आपके रहेगा तो आप आंसर सही तक पहुंच सकें। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन से हैं? नागालैंड, यानी नागालैंड में वृद्धि दर न्यूनतम हुई है। केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुई वृद्धि दर? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य क्या हैं? नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं? दादरा और नगर हवेली। दूसरा हमारा क्या है? दमन और दीव। तीसरा क्या है? पुडुचेरी है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन से हैं? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। क्या है? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले दर, यानी कि यहाँ पे बहुत कम वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य। अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे आता है? बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर केरल में एक छोटे से एरिया में जितने लोग रहते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने देखा कि बहुत से बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश। आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ये समय न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात नहीं, सॉरी, जनघनत्व वाला हमारा कितना है? कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। फिर इसके बाद कहाँ है? चंडीगढ़। हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? केरल, क्योंकि केरल में जानते हैं आप मोस्टली लोग शिक्षित रहते हैं। केरल, तमिलनाडु। आप इतना याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपाती 5 सबसे ज़्यादा न्यूनतम लिंगानुपाती कहाँ? हरियाणा। तभी हरियाणा के लिए भी स्कीम आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये हरियाणा की स्कीम थी। फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आता है लिंगानुपात पे? 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात राज्य कहाँ है? जो हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं? आप सिर्फ 2-3 याद रखिएगा। ठीक, मैंने कई बार बताया, केरल, मिजोरम, गोवा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य क्या हैं? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले कौन से हैं? बिहार में कम लोग साक्षर हैं। ठीक है, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं? ये भी हमारा केरल में है, पुरुष में भी केरल में है, फिर मिजोरम में है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य। महिला भी कहाँ है? केरल में। महिला कहाँ है? केरल में। ठीक है, पुरुष भी कहाँ है? केरल में। आप ऐसे याद रखिए, केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है? बिहार के बाद पाई जाती हैं तो वो है राजस्थान में। बिहार बाद कहाँ है? राजस्थान में, फिर झारखंड में है। अब नेक्स्ट देखिए, आप देखिए क्या है, अब हम ये हमारा क्या था? ये हमारा जो था ये इंडिया के संदर्भ में था। देखिए, जनगणना जो होता है वो इंडिया के भी संबंध में आता है, और हम एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का तो यूपी के भी संबंध में आता है। आइए हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं यूपी की जनगणना के क्या है। देखो, उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है, यूपी स्पेशल। देखिए क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 कौन कौन से? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद में यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या के संदर्भ में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सर्वाधिक
लिंगानुपात के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जौनपुर क्या है, जौनपुर लिंगानुपात ज़्यादा कहाँ है सर्वाधिक, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यूनतम क्या है, नेक्स्ट अब देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, याद करें जौनपुर, न्यूनतम कहाँ, गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर, फिर हमीरपुर, ठीक है, फिर बागपत। सर्वाधिक जन घनत्व के संदर्भ में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष राज्य गाजियाबाद, शीर्ष जिले कहाँ है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ व गाजियाबाद जनघनत्व के यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ रहते लोग, गाजियाबाद। न्यूनतम कहाँ है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले क्रमशः है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर, जितने साक्षर हैं उतने लिंगानुपात कम है, ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और ओके, अब आइए नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता दर के संदर्भ में हमारा कहाँ है, श्रावस्ती न्यूनतम है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर के संदर्भ में कितने जिले, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के संदर्भ में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले के अनुसार क्या क्या है, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्या है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। क्या है, न्यूनतम 75 श्रावस्ती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता के संदर्भ में कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ, श्रावस्ती, न्यूनतम श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के संदर्भ में हमने देखा था उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कौन जिले हैं, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई क्या क्या है, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। न्यूनतम अनुसूचित जाति क्या है, उत्तर प्रदेश के 5 जिले बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। क्या है, बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के संदर्भ में। देखिए कभी कभी आता है प्रतिशत के संदर्भ में, कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, तो कहाँ है प्रतिशत, सोनभद्र, कई बार पूछा सोनभद्र, आप इसको याद रखिए, सोनभद्र, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कहाँ है, बागपत, कन्नौज, बागपत, कन्नौज, बस इतना याद रखिएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से नगरी, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में क्या है, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। यानी अगर हम बात करें श्रावस्ती सबसे पिछड़ा एरिया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही करते हैं। देखिए आज से ये मेरी सीरीज समाप्त हो जा रही है। ये मेरा सब्जेक्ट यानी पूरा एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट है जो कि मैंने फिनिश कर दिया है। कितने लेक्चर में, टोटल हमारा 15 लेक्चर में खत्म कर दिया गया है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला है कि इस लेक्चर को 1.5 में देख लेंगे तो मोस्टली आपसे 8 से 9 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका बुक। अब देखिएगा बहुत सारे मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आप खुद ही देखेंगे वीडियो तो खुद ही आप समझ जाएंगे मेरा लेक्चर कैसा है। और अब मेरा लेक्चर कैसा लगा आप जरूर फीडबैक जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।